आज का जो क्लास है हम लोगों का क्लास 10th का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है गोधूली भाग 2, इसमें जो पाठ है गद्य खंड का सब तीसरा नंबर पाठ भारत से हम क्या सीखें। इस पाठ में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, देखिए सबसे पहला सीखेंगे कि पाठ का सारांश क्या है, उसके बाद भारत से हम क्या सीखें, इसके जो लेखक है मैक्स मुलर उनका परिचय जानेंगे, फिर जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाला, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर, और तब देखेंगे 5 नंबर वाला प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ में है उस सबको देखेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है क्या, इसका पाठ का सारांश, मतलब भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या है, क्या, और लेखक का नाम भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। क्लियर, चलिए यह क्या है, तो एक भाषण है। क्या है, भाषण है। अब चलिए जानते हैं पाठ का सारांश, पढ़ के समझाते हैं आपको। देखिए प्रस्तुत शीर्षक भारत से हम क्या सीखे, वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा में चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए मैक्स मुलर साहब द्वारा दिया गया एक भाषण का अंश है। देखिए जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, मतलब अंग्रेज हमको गुलाम बनाए हुए थे, उस समय अंग्रेज क्या करता था, अपने यहाँ से अधिकारी को, जैसे डीएसपी, एसपी, कलेक्टर, डीएम जो होता है ना, उस टाइप के अधिकारी को वहाँ से भेजता था यहाँ पे। तो वहाँ से विदेश से कुछ अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे आ रहे थे, उसको कहते हैं सिविल सेवा में चयनित युवा लोग। क्या थे, सिविल सेवा में चयनित युवा लोग। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। कहाँ से आए थे, तो अंग्रेज, इंग्लैंड से आए थे, अंग्रेज पदाधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। उनको प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे कि अंग्रेज को कोई आदमी यहाँ आएंगे, कोई अधिकारी या कोई भी चीज़, तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे ना, तो यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था मैक्स मुलर। क्या था, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर साहब, जैसे अभी हम भाषण दे रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, उसी प्रकार से मैक्स मुलर साहब, हमको मान लीजिए कि हम मैक्स मुलर हैं, हम क्या है, मैक्स मुलर हैं, और आप लोग युवा अंग्रेज अधिकारी हैं। क्या है, युवा अंग्रेज अधिकारी, मतलब इंग्लैंड से आए हैं भारत में शासन करने के लिए। कौन है आप लोग, युवा अंग्रेज अधिकारी। कहाँ से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, और हम यहाँ भाषण दे रहे हैं। हम कौन हैं, मैक्स मुलर। तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि देखो बुआ, तुम भारत में जो आए हो तो भारत के बारे में कुछ जान लो, हम बताते हैं तुमको। वही बात जो बताए ना, वही पाठ में लिखा गया है। क्या समझ में, आज तक समझ में आ रहा था ये बात, क्या था ये पाठ, आ रहा बात समझ में। किसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अंग्रेज युवा अधिकारी। कैसे युवा अधिकारी, सिविल सेवा में चयनित, मतलब सिविल सेवा परीक्षा में चयनित, मतलब कि जो पास करके आ रहे एग्जाम वहाँ से, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर आके शासन करना है, तो वहाँ परीक्षा होता था, परीक्षा में पास कर जाता था, वो आता था यहाँ पे शासन करने, है ना। तो उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। कौन दे रहा है ट्रेनिंग, मैक्स मुलर। अब मैक्स मुलर कौन थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेखक का परिचय जब पढ़ेंगे ना तब जानेंगे। और उसी भाषण का ये अंश है पाठ समझ में आ गया। चलिए अब है पश्चिमी जगत में भारत के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर पहला व्यक्ति थे। पश्चिमी सभ्यता में जाइएगा ना, यूरोप, पश्चिम माने यूरोप, यूरोप के कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारत के बारे में डिटेल से बताया। पहला व्यक्ति कौन थे, तो वो थे फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। कौन थे, तो वो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छा ढंग से बताया। बताइए, विदेश के आदमी आके भारत के बारे में बड़ाई कर रहा हूँ, वो प्रथम व्यक्ति कौन थे, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जो इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, वो क्या बताएं, उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान, यहाँ का जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया। एक विदेशी आदमी होते हुए भी इंडिया में आके यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल की गहराई से अध्ययन करना,
ये कोई मामूली बात तो नहीं होगा, मामूली आदमी तो नहीं थे वो, इनको हल्के में मत लीजिए आप। मैक्स मुलर को हल्के में नहीं लेना है, वो बहुत भारी पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। आपको कहेंगे कि आप इंडिया में तो है ही, आप इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की भाषा सीखिए, वहाँ का ज्ञान विज्ञान सीखिए, क्या आपको क्या लगता है ये साधारण काम है? नहीं, साधारण काम तो नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही हार्ड वर्क हो गया ये। और वह काम करने वाले थे मैक्स मुलर। पूरा नाम क्या था इनका? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। यहाँ पर आके यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य के बारे में जाने, मामूल व्यक्ति तो नहीं थे, हल्के में मत लेंगे उसको, मतलब महान विद्वान थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अभिद्वता कैसे पता चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद कौन थे? भारत के एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, संत कहिए, महान पुरुष कहिए, महान नेता कहिए, समाज सुधारक कहिए, विद्वान कहिए, ज्ञानी कहिए, जितना कहिए उतना कम है। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने फ्रेडरिक मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। क्या कहा? क्या कहा? फिर से बोलिए, क्या कहा? वेदांतियों का वेदांती। किसने कहा? किसको कहा? फ्रेडरिक मैक्स मुलर को कहा। क्या कहा? वेदांतियों का वेदांती। अब कैसा इतना क्यों रटा रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। वेदांतियों का वेदांती। वेदांतियों का वेदांती का मतलब क्या था? वैसा व्यक्ति जो वेदों के ज्ञान से भी ऊपर का ज्ञान रखता है, उसे कहते हैं वेदों का, वेदांतियों का वेदांती। मतलब जो वेद को पढ़ लिया है। क्या गो वेद होता है? क्या गो वेद है? 4 गो वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 गो वेद होता है ना। ये चारों वेद को जो पढ़ लिया है, चतुर्वेदी है, उससे भी ज्ञान से आगे अगर ज्ञान देखा जाए तो ये फ्रेडरिक मैक्स मुलर को है। मतलब फ्रेडरिक मैक्स मुलर को विद्वान घोषित कर दिए, वेदांतियों का भी वेदी कह दिए। कौन? स्वामी विवेकानंद। जो स्वयं इतने महान व्यक्ति थे, उनको वो भी खुद दूसरे आदमी को महान कह रहे होंगे, तो सचमुच में महान व्यक्ति होंगे, इसमें तो डाउट नहीं है आपको। अब डाउट है? नहीं डाउट है। जिस आदमी को स्वामी विवेकानंद भी महान आदमी कह दिए हो, क्या उसमें भी डाउट है आपको? अगर डाउट है तो आपको स्वामी विवेकानंद में डाउट है। अगर स्वामी विवेकानंद में डाउट है, इसका मतलब आप में हमको डाउट हो रहा है। क्या है कि नहीं? क्लियर बात समझ में आ रही ना? स्वामी विवेकानंद हरू गरीब आदमी थे? नहीं थे। बहुत महान, बहुत, जितना बड़ाई करे उतना कम। क्या वैसे व्यक्ति थे। उन्होंने जब ये कह दिया वेदांतियों के वेदांती, तो समझ सकते थे कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर कैसे महान व्यक्ति थे। उनको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जब एक प्रमाणित व्यक्ति स्वयं कह दिया, महान व्यक्ति नहीं मिले होंगे। है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? भारत से हम क्या सीखें। चलिए, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। भारत कहाँ बसता है? तो भारत लोगों के मन में बसता है। ये पाठ जो पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है बीच में। अगला है, पारसियों के धर्म को क्या कहते हैं? तो हिंदू को धर्म को, हिंदू जो अपनाते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम अपनाते हैं इस्लाम धर्म को, ईसाई अपनाते हैं ईसाई धर्म को। तो बताइए कि पारसी किस धर्म को अपनाते हैं? तो उनका नाम है जरथुष्ट। कौन धर्म को अपनाते हैं? जरथुष्ट धर्म को अपनाते हैं। पारसी लोग किस धर्म को अपनाते हैं? जरथुष्ट धर्म को। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला है, मैक्स मुलर ने कालिदास के डैश का अनुवाद जर्मन में कर दिया था। तो कालिदास कौन किताब लिखे थे? मेघदूतम। उसी का अनुवाद किस भाषा में कर दिए थे? कौन? मैक्स मुलर। चलिए, इतना आप जवाब दे सकते थे। अगला है, मैक्स मुलर
को डैश ने वेदांतियों का वेदांती कहा? विवेकानंद ने कहा था। चलिए ठीक है, स्वामी लिखा हुआ, विवेकानंद छूट गया, स्वामी विवेकानंद लिख लीजिएगा, ठीक है आप। चलिए अगला है, वस्तुओं के समान डैश भी मर मिट जाते हैं। ये जब आप पाठ पढ़िएगा ना तो मेरे को लाइन है, वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं। तो ये शब्द उसमें खाली स्थान में रहेगा शब्द, तो ये पाठ पढ़िएगा पूरा, तब उस बीच में आपको कहीं पे वाक्य लिखल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इससे भी ऑब्जेक्टिव बन गया था, उसको भी बन गया। अगला है, ग्रीक भाषा का मूल संस्कृत डैश शब्द के मूल के का ही रूप है। तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है वह किस भाषा का मूल शब्द है? तो वह संस्कृत भाषा के मूल शब्द का ही भाग है। मतलब इसमें खाली स्थान में रहेगा मूल, मतलब कि संस्कृत भाषा का जो मूल शब्द है ना, वही ग्रीक भाषा का भी मूल शब्द है, ठीक है। माने दोनों एक जैसा ही शब्द है, वाक्य अथी है, साहित्य है। जितना पुराना साहित्य ग्रीक साहित्य है ना, उतना ही पुराना साहित्य संस्कृत साहित्य भी है, बहुत पुराना साहित्य है, ठीक है। और इसी से आप पढ़े होइएगा, संस्कृत भाषाओं की जननी है ना। संस्कृत से ही, संस्कृत इज ए लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है ना। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी होती है, मदर होती है, माँ है। संस्कृत से ही सब भाषा जन्म लिया है, पता है ना आपको। तो ग्रीक भाषा भी उसी समय का पुराना भाषा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब है 2 अंक वाले प्रश्न, जो 2 अंक में पूछे जाएंगे। वो प्रश्न है, अब प्रश्न थोड़ा सा माथा, इतना बात तो समझ में आ गया, अब थोड़ा माथा पेची वाला सवाल सब ध्यान से सुनिएगा। इसमें जनरल कंघिर क्या है? कंघिरगम है, क्या नाम उसका? अरे इसका वर्ड जो गलती लिखा गया है, जनरल कनिंघम ने कौन सी रिपोर्ट तैयार की, ये लिखना है आपको। या जनरल कनिंघम का महत्व क्या है? कनिंघम लिख लीजिए, कनिंघम, यहाँ पे कमिंघम लिखा गया, कनिंघम हुआ, ठीक है। देखिए, तो जनरल कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की। भारत में जब भारत गुलाम था ना अंग्रेजों का, तो जनरल कनिंघम नामक एक व्यक्ति आए थे अंग्रेज यहाँ पर भारत में, जानते क्या करने के लिए? यहाँ पर जो खुदाई होता था और रंग बिरंग का चीज निकलता था, उसके बारे में पता करने के लिए, उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन आए थे? जनरल कनिंघम। कौन आए थे? और क्या रिपोर्ट तैयार किए थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट। बोलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट। आप समझ लीजिए, इसका मतलब भारतीय पुरातत्व माने क्या होता है? भारत में जो खनन होता है ना, खनन जमीन से जो चीज निकलता है उसको कहते हैं पुरातात्विक चीज, ठीक है। उसका रिपोर्ट बनाने के लिए कौन आए थे? जनरल कनिंघम साहब। क्लियर हो गया? अगला है वारेन हेस्टिंग्स, क्या नाम है उसका? को कहाँ दारिस नामक सोने के सिक्के मिले? ये प्रश्न है, कहाँ पर मिले? तो देखिए, आप फिर थोड़ा सा समझ लीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? ये भी अंग्रेज थे। कहाँ आए थे? भारत में आए थे। कथी करने आए थे? सोना लूटने आए थे। जब यहाँ खनाई हो रहा था, जमीन को खनते थे, तो राजा महाराजा सबके सोना के खान मिलता था, गोदाम सब। जब खने ना, तो ये वारेन हेस्टिंग्स को कहाँ पे सोना मिला? उसका नाम क्या था? इसका नाम था 172 सिक्कों के दारिस। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी, जिसे अभी हम लोग बनारस कहते हैं, वाराणसी के पास जब खनाई कर रहा था, तो उसके पास दारिस नामक सोने के 172 सिक्के मिले। दारिस नामक सोने के 172 सिक्के मिले। कितने सिक्के मिले? 172। घड़ा में रखा हुआ था सोना का सिक्का सब था, बड़ा बड़ा सा। हाँ, उस सिक्का का नाम दारिस नामक सिक्का, उस सिक्का का नाम दारिस रखा गया, अलग सिक्का का नाम है। तो मिला था उसको, किसको जानते हैं? वारेन हेस्टिंग्स को। आई बन मोकला दे दिया अंग्रेज सरकार को, जानते? तो उस सिक्का में बहुत कुछ छुपा हुआ था। उस सिक्का हम लोग, सुनो, उस सिक्का अगर रहता ना हम लोग के पास, समझ गए, तो उसको हम लोग उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। आज उस सिक्का पर जो लिखा हुआ चीज़ रहता, उससे हम लोग इतिहास का पता करते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं? पुराने ज़माने के सिक्का, हड्डी, आज देखिए, आज से 5,000 साल पहले कथी हुआ था कौन जानता है? किताबों था उस समय, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कोई इंस्टाग्राम कुछ था?
नहीं ना था। तो उस समय की जानकारी कैसे मिलेगा भाई? उस समय की जानकारी तो मिलेगा हड्डी से, सिक्का से, उस समय का कोई चीज़ से। तो उस सिक्का जो हम लोग का था क्या, ज्ञान का स्रोत। छोटा वारेन हेस्टिंग्स को मिला, आई छोटा फूल के बेग हो गया, लेके जाके दे दिया अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज सरकार को गला के बस पिघला के ले गया घरे। छोटा उससे जानकारी मिलता, उसके लिए सिर्फ सोना था, हम लोगों के लिए तो ज्ञान का स्रोत था वो। जितना कीमत उस सोना का नहीं था, उससे कई करोड़ गुना कीमत उसका ऊपर लिखा हुआ चीज़ का था, जो हम लोग को गला के ले गए। कौन? वारेन हेस्टिंग्स को मिला। आई छोटा सोचा क्या कि हम देंगे ना अंग्रेज सरकार को तो हमारा बहुत कुछ इनाम उनाम मिलेगा। छोटा को कुछ नहीं दिया गया, सब सोना ले लिया अंग्रेज सरकार, गला उला कर ले गया इंग्लैंड में। बताइए, इंडिया कभी गया, आई छोटा को कुछ नहीं मिला। अंग्रेज सरकार को भी सोना मिला, सोना तो सोना होता है, सोना लगा के बेच दिया हुआ था, कुछ किया हुआ, खा पका गया हुआ छोटा सा। उसमें हम लोग का ज्ञान छुपा हुआ था। उसी सोना को पढ़ के, उसमें सिक्का में लिखा हुआ चीज़ पढ़ के हम लोग को नया चैप्टर बनता है, नया चीज़ पार्ट्स कुछ समझते हैं इतिहास। अगर वो सिक्का गला दिया तो हम लोग का इतिहास गल गया। वाराणसी के बारे में जितना कुछ जानते हैं हम, उससे ज़्यादा कुछ जानते, वो सिक्का रहता तो मैं गला दिया उसको। तो हम लोगों के लिए तो बेवकूफ़े था वारेन हेस्टिंग्स साहब। क्या उसको कुछ मिला भी नहीं बेचारा को, ठीक हुआ गया बेचारा, सोना दिया मिला कुछ नहीं उसको। चोराइयों का रख लेता तो कहता चलो दूसरे को रख लिया है, बाद में हम लोग पढ़ लेते कुछ है। चोराइयों का नहीं रखा, छोटा सब दे दिया घर सही थे। ले देखो अगला देखो। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? भारत में प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन के रूप में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो अभी कौन प्रचलित है? अभी गांव में कौन शासन चलता है? तो ग्राम पंचायती शासन चलता है ना। उस समय भी, आज से बहुत साल पहले भी हमारे देश में ग्राम पंचायती वाला सिस्टम चलता था, हमारे देश में भी। इसका स्रोत भी हमको जानकारी मिला है, हम लोगों को इतिहास से ही मिला है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इतिहासकार ही बताए हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल में भी ग्राम पंचायती राज ही था। मतलब पहले भी मुखिया था, पहले भी पंच सरपंच था। अब इस तरह के घुसखोर नहीं था कि 5,000 लेगा तो इंदिरा आवास में जोड़ देगा और 2,000 रुपया देगा तो 6,000 में जोड़ देगा। इस तरह के घुसखोर वार्ड मेंबर और इस तरह के घुसखोर मुखिया नहीं था कि 25,000 रुपया दीजिएगा तो इंदिरा आवास में नाम जोड़ देगा। घुसखोर में उस समय का दूसरा टाइप का था। इस समय के पंच की तरह नहीं था कि जो मुंह देख के पंचायती करता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला बात नहीं था। हाँ, पहले पंच को परमेश्वर कहा जाता था कि पंच नहीं परमेश्वर है, साक्षात भगवान मानते थे लोग उसको। पंच को पंच बोलो परमेश्वर होते हैं, ऐसा मानते थे। आज पंच को भी वैल्यू कोई नहीं देता है, कहता तू ना फरियाबे तो जाके हाई कोर्ट में केस करेंगे, भाग चलेंगे, जाए नहीं करेंगे केस करने क्या। हाँ, जाके आप पंचों सरपंच के पास नहीं आता, डायरेक्ट जाके केस करता है थाना में। मैंने उसका भी वैल्यू नहीं करता, जानता है कि मुंह देख के पंचायती करेगा तो करवे नहीं करता, उसका वैल्यू नहीं करता है। मगर पहले पंच देवता थे, पंच को परमेश्वर कहा जाता था, वही सिस्टम अपने देश में लागू था। आज नहीं वैल्यूएशन, देखिए आज वैल्यूएशन किसी का नहीं है। पहले तो टीचर का भी बहुत वैल्यूएशन था। टीचर जब एक बार में कह दिए तो बच्चा उसको किसी तरह से करिए लेते थे। आज तो भाई कहते थे कि फी दे रहे हैं तब ना पढ़ा रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना पढ़ाते हैं, फी देते हैं तब पढ़ाते हैं। ऐसे कहता है विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी के मुझे सुनने को मिल जाता है। देखिए, मैक्स मुलर ने किन विषय क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान किसके लिए आवश्यक बताया है मैक्स मुलर ने? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आओ भारत में आ जाओ, तुम्हारे लिए भारत बहुत अच्छा जगह है, आ जाओ तुम भारत में, किसको कहे हैं मैक्स मुलर? मैक्स मुलर किसको कहे हैं तो हम बताते हैं किसको कहें। अब देखिए, मैक्स मुलर ने कहा है कि जो भी व्यक्ति भू विज्ञान में इंटरेस्ट रखता है, अभिरुचि माने इंटरेस्ट, अभिरुचि हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? आप लोग इंटरेस्ट जानते होइएगा, अभिरुचि के बारे में थोड़ा कम जानकारी होगी। इंटरेस्ट क्या? इंटरेस्ट माने वो कर्जा वाला इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट माने जो चीज में मजा आता है। अगर किसी व्यक्ति को भू विज्ञान के बारे में पढ़ना है, आ जाओ भारत में। किसी व्यक्ति को वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है, आ जाओ भारत में। किसी व्यक्ति को जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना है, कहाँ? आ जाओ। किसी व्यक्ति को निर्वंश विद्या, पुरातात्विक विद्या, इतिहास, भाषा या सभ्यता संस्कृति को सीखना तो आ जाओ भारत में।
क्यों? क्योंकि इसका खान पड़ा हुआ है भारत में, यहाँ पे भरमार पड़ा हुआ है भारत में। तुमको भूविज्ञान पढ़ना है ना, आ जाओ, हिमालय से लेकर श्रीलंका तक पहुँच जाओ, डेंग डेंग पर जमीन बदलता है। कहीं पहाड़े पहाड़ है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे पठारे पठार है, कहीं पे नदी नदी है, कहीं पे रेगिस्ताने रेगिस्तान है। वह एक ऐसा इकलौता देश है जिसमें सब कुछ है, वह है भारत। भारत के अलावा विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये सब कुछ है। तुमको भूविज्ञान के बारे में पढ़ना है तो कहाँ पढ़ोगे? भारत में आ जाओ। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। किसको कहा था? सब लोगों को कहा था। जो लोग इंटरेस्ट रखता है भूविज्ञान में, भारत में आओ। जो लोग इंटरेस्ट रखता है जंतु विज्ञान में, जंतु यहाँ पर इतना प्रकार का मिल जाएगा, तो पढ़ो ना। और बकरी भेड़ जितना प्रकार का कौआ मिल जाएगा, इतना प्रकार की चिड़ई मिल जाएगा, इतना प्रकार के सांपे, इतना प्रकार के भेड़ते, वो सांपे का रिसर्च करो ना। तुम कितना पढ़ोगे तुम? यहाँ तो पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। यहाँ पे रग रग में नया नया चीज मिलेगा तुमको भारत में। जिसे कहता है भारत कैसा देश है? भारत विविधताओं का देश है। कैसा देश है? यहाँ पे डेंग डेंग पर भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, बात विचार, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, सब कुछ बदलता रहता है हर जगह। यहाँ पे एक जैसा चीज नहीं। मिट्टी, पानी, हवा, जल, सब कुछ बदलता रहेगा। यहाँ पे सब कुछ बदलता है। यहाँ की हवा कुछ और है, जम्मू कश्मीर की हवा कुछ और है, श्रीलंका थी, इधर जाइए केरल की हवा कुछ और होगा। क्या? कहीं पे गर्मी पड़ रही है, कहीं पे सर्दी पड़ रही है, कहीं पे ना गर्मी है ना कहीं सर्दी है। क्या है कि नहीं है? यह कहाँ पे मिलेगा आपको? किसी और देश में? सपना में मत देखिएगा। किसी और देश में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठंडा मिलेगा ठंडे मिलेगा, गर्मी रहेगा तो गर्मी रहेगा, बरसात है तो बरसाते मिलेगा। अपने देश में लेकर नहीं मिलेगा कहीं पे। भारत में आ जाइए, आपको जो मौसम देखना है ना तो मौसम में चल जाइएगा। जैसा मिट्टी देखना है ना वैसा मिट्टी देख लीजिएगा। कौन मिट्टी देखना है? बालू वाला चल जाइए रेगिस्तान में। कौन मिट्टी देखना है? मैदानी वाला चल जाइए बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में। कौन देखना? पहाड़ देखना चल जाइए जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में चल जाइए, पहाड़े पहाड़ मिलेगा आपको। बारिश देखना चल जाइए मेघालय में, 365 दिन बारिश होता है। गर्मी देखना चाहिए थार में, 365 दिन गर्मियाँ पड़ता है। क्या देखना चाहते हैं बताइए? ठंडा चल जाइए ऊपर उत्तर साइड में, लद्दाख में 365 दिन ठंडे पड़ता है। गर्मी देखना गर्मी चल जाइए केरल में, 365 दिन गर्मी पड़ता है वहाँ पे। क्या समझे? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पढ़ने के लिए आपको उम्र कम जाएगा, आपका बुद्धि कम जाएगा, मगर भारत खत्म नहीं। भारत में ज्ञान की कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कौन सबसे महान देश? तो इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। अरे हम नहीं कहे थे, मैक्स मुलर विदेशी आके जब कह दिए भारत के बारे में, तो हम लोग क्या, हम लोग का तो जन्मभूमि यही है। क्या अपना दही को कौन खट्टा कहता है? क्या अपना दही को कोई खट्टा कहता है? तो हम लोग तो भारत में पैदे लिए हैं, तो भारत को खराब कहने वाले हैं नहीं। अरे मैक्स मुलर खराब नहीं कह पाए, फ्रेडरिक मैक्स मुलर यहाँ पे आए तो इतना बड़ाई करके चले गए, तो हम लोग तो यहाँ के सपूत हैं यहाँ के। क्या तो बात तो इसलिए कहते हैं प्राउड, गर्व करो कि वी आर इंडिया। हम लोग क्या हैं? भारतीय हैं। गर्व होनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग भारतीय हैं। कि बउआ तो हर दिन नींद आता की बात है। समझिए कि सत्संग में बैठे हुए जवाब जय गुरुदेव का भाषण सुन रहे हैं। प्रसादी मिश्री उश्री मिलेगा बटाएगा तो। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? बउआ ये साधारण प्रश्न नहीं है। देखिए प्रश्न क्या करा है। समस्त भूमंडल में, इस पूरे संसार में सर्वविध संपदा, सब चीज से परिपूर्ण, सब चीज से भरल कुशल कौन देश है? भारत है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जैसा देश विश्व में कहीं पर नहीं मिलेगा। लेखक ने ऐसा काहे ला कहा है? काहे ना कहेगा भाई? यहाँ पर कथी नहीं है? पहाड़ नहीं है कि झरना नहीं है कि मैदान नहीं है कि पठार नहीं है कि बुर्बक नहीं है कि तेज नहीं है कि विद्वान नहीं है कि पशु नहीं है कि पक्षी नहीं है कि फल नहीं है कि फूल नहीं है कि अनाज नहीं है। क्या नहीं है? सब कुछ तो है भारत में। विश्व के किसी देश में इतना रंग का सब्जी होगा, इतना रंग का फल होगा, इतना रंग की मिट्टी होगी? तो फिर लेखक तो कहवे करेंगे, इसीलिए लेखक ने कहा है। तो आंसर समझ में आ गया? आंसर यही लिख सकते हैं आप, फिर भी किताबी भाषा में भी लिख लीजिएगा। देखिए
भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क के लिए उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वोत्तम साक्षात्कार हुआ है। देखिए भारी वर्ड आ गया, उत्कृष्टतम उपलब्धियों, ये जितना चीज प्राप्त करते हैं ना, उत्तम से उत्तम सबसे बढ़िया, वो सबसे पहले भारत में मिलेगा। यहाँ जीवन में की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला है। एक पर एक समस्या आया भारत में, सबका समाधान निकल गया। कोरोना का तो छोड़बे नहीं किया, कोरोना का वैक्सीन निकाल दिया है। हाँ, जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय बना, दुनिया के दार्शनिक महान महान व्यक्ति जो भगवान के बारे में सोचते थे, वो सोचते रह गए। इंडिया के दार्शनिक लोग कितना लिख के चले गए किताब, है ना। मतलब ऐसा ऐसा दार्शनिक हुए हैं पे यहाँ पर, ऐसा ऐसा साधु महात्मा संत ज्ञानी बाबा हुए हैं प्रसिद्ध, जो ऐसा ऐसा बात कह गए जो पढ़ल पढ़ल आदमी सब कभी नहीं लिख पाया। कबीर जी अनपढ़ गवार आदमी ऐसा ऐसा दोहा लिख दिए जो यहाँ पर रिसर्च चलता है अभी इंग्लैंड में। वहाँ के इंग्लैंड में वैज्ञानिक सब उस पर रिसर्च कर रहा है, वैज्ञानिक सब कर रहे हैं। वहाँ के जो दार्शनिक लोग हैं कबीर जी के दोहा पर रिसर्च कर रहे हैं, और जो अंगूठा छाप आदमी भी लिख के चलेगा उसका रिसर्च हो रहा है। समझते हैं, भारत तो ऐसा देश है जहाँ अनपढ़ गवार आदमी भी ऐसा ऐसा चीज लिख दिए जो बड़े बड़े विद्वान दूसरा देश के नहीं लिख पाए। ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात करते हैं। अरे यहाँ मानवीय गुण, बहुमूल्य रत्न, प्राकृतिक संपदा, महान महान ऋषि मुनि ज्ञानी व्यक्ति कौन नहीं यहाँ पर है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। विश्व के किसी कोना में चले जाइए, भारत जैसा देश किसी जगह पे नहीं मिलेगा। यहाँ का ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति साहित्य, यहाँ का विद्या अनूठा है, अनुपम है, यूनिक है। ऐसा विश्व के किसी कोना में आपको नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा, फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने कहा। उन्होंने देखा समझा, भारत में आया देखा तब बताए हूँ, ऐसे नहीं भांग खा के बोल दिए थे। सब कुछ समझने के बाद बोले थे कि यहाँ पे क्या गुण है। यह गुण जो है आम लोगों के पल्ले पड़ने वाला चीज़ नहीं है। जो लोग महान महान चाहते हैं, यहाँ पे जो चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ पे आओ भारत में, देखो पढ़ो कितना पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, किस चीज़ के बारे में। यहाँ तक मक्खी 50 प्रकार के मिल जाएगा, मछली 50 प्रकार का मिल जाएगा, सांप के क्वालिटी का भ्रमार पड़ा हुआ है। दूसरा देश में जाओगे तो अनकोंडा मिलेगा तो बस दूसरा सांप मिलेगा, अजगर मिलबे नहीं करेगा। अजगर मिलेगा तो अनकोंडा नहीं मिलेगा, गहुमर मिलेगा तो धामी नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो सांपों का क्वालिटी का भरमार पड़ा हुआ है। हाँ, मरुस्थल जमीन मिलेगा, बालू मिलेगा तो मिट्टी दोमट नहीं, दोमट मिलेगा तो लाल नहीं, लाल मिलेगा तो काली मृदा नहीं। यहाँ पे तो सारी सी मृदाएं प्राप्त हैं। ठंडा पानी वाला झील मिला तो गर्म पानी वाला नहीं, गर्म पानी मिला तो ठंडा पानी वाला नहीं। यहाँ तो गर्म पानी वाला झील है, ठंडा पानी वाला झील है। समझ रहे हैं, यहाँ विविधता का देश है। तो और कहा कि ये इस भूमंडल मैंने क्या, इस संसार में कहीं पर भी, सुनो ध्यान से, भारत जैसा देश नामुमकिन है। लेखक क्यों कहा, समझ में आ गया? अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? इस पाठ को जब पढ़िएगा तो लेखक मैक्स मुलर ये बात स्पष्ट रूप से कहे हुए हैं, क्लियर बताए हुए हैं कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांवों में हो सकता है। शहर में आप जाइएगा, दिल्ली मुंबई कोलकाता में, तो भारत क्या है ये नहीं समझ पाइएगा आप। भारत को नज़दीक से देखना है ना, तो भारत के गांवों में जाइए, वहाँ देखिए क्या भारत की सारी परंपराएं कैसे बहु घूंघट तान कर आती हैं, कैसे वहाँ पे ऋषि मुनि हुआ करते हैं, कैसे किसान खेती करता है, एकदम गर्मी तपती धरती जलती धूप में कैसे गर्मी में कैसे काम करता है, यह देखना है तो भारत के गांवों में जाइए। शहरों में थोड़ी ना मिलेगा ये सब। भारत कहाँ बसता है? भारत तो हमारे हृदय में बसता है और गाँव में बसता है। भारत हमारे गाँव में बसता है। भारत कहाँ है? गाँव में है। भारत किसका देश है? गाँव का देश है, शहरों का देश थोड़ी ना है। 5-6 को शहर हो जाने से कोई शहर वाला देश हो गया? हमारा देश गाँव का देश है और हमको गर्व है कि वी आर इंडियन और वी आर विलेजर्स। हम ग्रामीण हैं, इस पे हमको गर्व है, क्योंकि भारत कहाँ बसती है? गाँव में बसती है, और हम ग्रामीण हैं, तो इससे बड़ा क्या मतलब, ग्रामीण के दिल में बसती है भारत। समझे? यहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी से भागते नहीं हैं।
मिट्टी में ही खेल के बड़े पले बढ़ते हैं। और यहाँ पहलवान से बने हैं, जो बड़का का पहलवान को अखाड़ा में उखाड़ फेंके हैं, समझे ना। हाँ, एक पर एक बाबा रामदेव तरह, बाबा रामदेव की तरह उखाड़ देते हैं, इसलिए फेंक देते हैं अखाड़ा में, है ना। चलिए आगे है, यहाँ गांव में पंचायती व्यवस्था देखने को मिलेगा। अब नहीं, अब थोड़ा सा घुसखोरी वाला व्यवस्था हो गया है। कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? शहर में। अरे गांव में, भारत के गांव में अच्छा गांव भारत मिलेगा आपको। मतलब भारत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा। मतलब प्रश्न जो था आपका कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो इसका आंसर एक लाइन में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है, भारत के गाँव में होता है। क्लियर? 2 नंबर में कहेगा तो ये लिख लीजिएगा, 5 नंबर में कहेगा तो ये लिख लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? अरे हीरा को कौन पहचानता है? तो हीरा को कौन पहचानेगा? जो जोहरी होता है, जो सोनार होगा वही ना रियल सोना पहचानेगा। हमको आपको क्या पता, हम तो देखेंगे पीला है तो घड़ियों को कह देंगे घड़ी सोना का है, क्या सोना जैसा है, कलर नहीं उड़ा, सोना का है। अरे पहचान तो उसका एक अच्छा सोनार ही कर सकता है कि प्योर सोना कौन है। हीरा का पहचान कौन कर सकता है? अच्छा जोहरी ही कर सकता है। उसी प्रकार से भारत में क्या गुण है वह एक विद्वान आदमी ही जा सकता है। अनपढ़ गवार बेकुल आदमी को क्या पता चलेगा कि भारत क्या है, क्या? तो अब इसी प्रश्न को देखते हैं क्या है। ए, भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि भारतीय सिविल सेवा चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवश्यक है। जो युवा अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जो हैं, जो इंग्लैंड से परीक्षा पास कर करके भारत में आए हैं कथी करने, राज करने, उनको जरूरी है कि भारत का पहले इतिहास देख लीजिए, भूगोल देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भारत के शासक बनने जा रहे हैं और शासक को जरूरी है कि अपने प्रजा के हर हाल को जाने। भारत में पहुंचने के बाद वहाँ से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह को उन्नयन करने की दृष्टि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग युवा पदाधिकारी हैं। क्या है? हम कौन है? मैक्स मुलर है। तो आपको समझा रहे हैं कि देखिए आप भारत में आए हैं ना, तो भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि भारत को विकसित करने का जिम्मेदारी किसको जा रहा है? आप ही पे नहीं जा रहा है। आप लोग कौन हैं? आप लोग अंग्रेज युवा अधिकारी हैं जो परीक्षा पास करके आए हैं यहाँ पे कर्नल, जनरल, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बनने के लिए आप आए हैं। ठीक है, तो आपको जब यहाँ बनने आए हैं, यहाँ पर विकास करने आए हैं कि खाली सोना लूटने आए हैं? तो मन में तो सोना लूटने आए। मुझे अपना भाषण दे रहे थे मैक्स मुलर। भाषण तो भाषण होता है, जैसे हम अभी भाषण दे रहे हैं, आगे समझने वाले का कुछ समझ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, सब कुछ याद भी हो रहा है, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। वो तो अपना अपना नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, अपना अपना उम्मीद के ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से मैक्स मुलर भाषण दिए जा रहे थे अंग्रेज़ों के सामने। वो अंग्रेज़ सब क्या करने आया था यहाँ पर, उसको भेजा गया था, परीक्षा पास करके आया था अधिकारी बनने के लिए। भारत में जाओ तो अधिकारी बनना, वहाँ पे शासन करना, वहाँ पे क्या कि गुलाम ना हो गया हमारा भारत। अंग्रेज कहता था कि हमारा गुलाम है, जाओ तुम वहाँ पे, तुमको भेजते वहाँ पे शासन करना तुम सब, उसी को कह रहा था इसको, है ना। सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी और गंगा सिंधु के मैदानों में संग्रहणीय वस्तुओं की विद्या इंग्लैंड लावे। क्या कहते? वो बता रहे थे, कौन? मैक्स मुलर, कि देखो ये तुम्हारा वो आदमी भाई था, कौन? सर विलियम जोन्स। क्या था नाम? सर विलियम जोन्स। वो भी युवा अधिकारी था, यहाँ पर आया ना भारत में, तो यहाँ पे गंगा और सिंधु नदी का जो सभ्यता है, गंगा माने कि भारत, भारत, और सिंधु यानी कि पाकिस्तान। सिंधु नदी किस देश में है? पाकिस्तान में। और गंगा नदी किस देश में है? भारत में है। तो ये दोनों देश के जानकारी, पहले पाकिस्तान नहीं ना था उस समय हिंदुस्तान में था, वो पाकिस्तान तो था ही नहीं। पाकिस्तान तो आज़ादी के बाद ना हुआ था बंटवारा। ये जो बात हो रही है 1800 समथिंग की बात हो रही है, तो 1800 समथिंग में तो देश हमारा एक ही गो था, पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब एक ही गो था,
समझ रहे? तो कहते थे कि इस सिंधु और गंगा नदी से लेके सिंधु नदी के बीच में जो सभ्यता है, इसकी जानकारी, इसकी सभ्यता जो तुम्हारा भाई सर जोन्स विलियम्स ने यहाँ से लेकर गया इंग्लैंड, उसी तरह से तुम भी यहाँ से सीख के इंग्लैंड ले जाओ ज्ञान को। मैं छोटा सा तो खखवाल था सोना का, सोना लुट के ले जा रहा था ये सब। चलिए अलग बात है, क्या कीजिएगा, किसी को सोना दिखाई देता है, किसी को रोना दिखाई देता है, किसी को नींदे आता है। अब यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं तो सबको सब लिखना आता है, किसी को पढ़ाई आ रहा है, किसी को मस्ती सूझ रहा है, किसी को कॉमेडी सूझ रहा है, किसी को हम कॉमेडियन दिखाई दे रहे हैं, राजू श्रीवास्तव है, कि कपिल शर्मा का नाइट शो चल रहा है किसी को हम विराट कोहली दिखाई दे रहे होंगे, छक्का पे छक्का मारे जा रहे हैं, है ना वही बात है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है भाई। जिस नज़र से देखेगा वही नज़र से उसको रिजल्ट प्राप्त होगा। उसी प्रकार से मैक्स मुलर का काम था भाषण देना और युवा अधिकारियों का काम था भाषण सुनना। जो जैसा सुना वैसा उसका काम किया, समझा, अपना गया। समझा कि नहीं? सेम टू सेम कंडीशन था, जो आपका कंडीशन है ना वही युवा अधिकारी का कंडीशन था, वो भी एग्जाम उसी तरह से मैक्स मुलर की तरह हमको, मैक्स मुलर महान आदमी थे। चलिए 3 प्रश्न हो गया, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। लेखक ने किन विषय क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? वो तो बताइए दिए थे। इंटरेस्ट, किस चीज में इंटरेस्ट है तो भारत माना है? तो आपको किसी भी चीज में नॉलेज चाहिए तो भारत में आइए। हाँ वही सब लिखना है। फिर भी वो सब लिखते के बाद भी कुछ और चीज़ हम लिख देते। क्या? लेखक ने कहा कि आपकी अभिरुचि की पैठ विशेष क्षेत्रों में है। विशेष क्षेत्रों में, किसमें? तो आप भारत में आइए। विशेष क्षेत्र माने क्या? आपको ज्ञान विज्ञान के बारे में जानना है, भू विज्ञान के बारे में जानना है, जंतु विज्ञान के बारे में जानना है, समाज संस्कृति को जानना है, ज्ञान विज्ञान को जानना है, भाषा और साहित्य को जानना है। वही बात है वो तो हर एक मान हो जाएगा। कंघी लेना है 10 रुपया, चप्पल लेना है 10 रुपया, गुब्बारा लेना है 10 रुपया, कटरा लेना है 10 रुपया, हर एक माने का। तो टाइम से कुछ लेना है भारतीय में आइए। हाँ जीजा जी आप बुर्बक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। वही हाल है। कल गए थे वहाँ पे दुकली में से सुने हम भी। लेखक ने किन विषय क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों लोगों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? देखो लेखक ने कहा है कि सुनो ध्यान से, आपकी अभिरुचि की पैठ विशेष क्षेत्र में है तो भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो, उच्च शिक्षा से संबंध हो, संसद के प्रतिनिधित्व की बात हो, कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवासी संबंधित कानून की बात हो या कोई भी नियम कानून, चाहे वो कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो कहाँ पे आइए? भारत में। आप जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान या यहाँ पे आप नदियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, यहाँ सभ्यता संस्कृति के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, जो चीज़ सीखना चाहते हैं, आप अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ पे आइए? सीधे भारत में आइए। भारत से अच्छा कोई देश आपको नहीं मिलेगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? आपको पहले बता दिए थे कि वारेन हेस्टिंग्स नाम का एक बोक्का बकलेल महाटकलेल आदमी कहिए था, जिस बकलेल को यह लग गया कि जो सोना हमको मिला है वो अंग्रेज को दे देंगे तो कुछ हमको भी इनाम में मिल जाएगा, मगर उस बलबोकला आदमी का सारा जो कल्पना था वो सब बेकार चला गया। उसको कुछ नहीं मिला, उसके बदले में हमारा बहुत घाटा हो गया। हम लोग अपनी सभ्यता से वंचित रह गए। नहीं तो आज वाराणसी के बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं हम लोग, अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते जो गायब हो गया, उस सोना के साथ ही गल गया। तो वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का भरा एक घड़ा मिला। क्या मिला? घड़ा मिला। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश मंडल को सेवा में सोने के सिक्के समझकर भिजवा दिया। उसको लगा कि सोना के सिक्का भिजवा देते हैं।
उपहार समझ के उसको कुछ मतलब कि उसको सर्वोत्तम समझा जाएगा, पहले समझाया कि बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, कुछ गिफ्ट उफ्ट में मिलेगा। कंपनी के निर्देश इसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए। जो कंपनी का निर्देशक थे ना मेन, कंपनी माने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका अंग्रेज सब इसका महत्व नहीं समझ पाए। उसको साधारण समाज समझकर उस मुद्राओं को गला डाला। और वारेन हेस्टिंग्स के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, फिर भी सोचा कि आगे सावधानी रहे कि ऐसे ऐतिहासिक वस्तु को बचाया जाए। परंतु वारेन हेस्टिंग्स का आंख खुल गया उस दिन से कि ऐसा सोना सब आएगा तो अंग्रेज सरकार को नहीं देकर इसको भारतीय पुरातत्व विज्ञानी को दिया जाए, ताकि इसको जांच पड़ताल करे, इससे ज्ञान प्राप्त करे, इससे शिक्षा प्राप्त करे, कोई सूचना मिलने चाहिए। ये दिमाग में उस दिन से आ गया और कान पकड़ लिया कि आज के बाद कोनो सोना का सिक्का उक्का मिलेगा तो अंग्रेज की सरकार को अब नहीं देंगे, तो चुट्टा उगला देगा। भले हमारे सरकार है तो क्या हो। देखिए एक इतिहासकार तो इतिहासकार होता है, एक जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है, पता है डॉक्टर का क्या प्रोफेशन होता है। डॉक्टर क्या कहता है कि हमारे पास कोई मरीजी आता है ना तो उसको हम इलाज करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आतंकवादी है कि पुलिस है। हमारे लिए भी पुलिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आतंकवादी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर के लिए वह सिर्फ मरीज होता है और एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि मरीज की रक्षा करे। उसी प्रकार से एक इतिहासकार का यह कर्तव्य होता है कि ऐतिहासिक चीज़ों को बचाए। वारेन हेस्टिंग्स साहब ऐतिहासिक थे, ऐतिहासिक व्यक्ति थे, पुरातात्विक व्यक्ति थे, पुरातात्विक वस्तुओं को खोज करते थे। तो उनका तो दायित्व था कि पुरातात्विक वस्तुओं का जो सोना का सिक्का मिला है 172 गो, उस पर जो लिखा हुआ चीज़ है उसको बचा के रखे। वो अपना दायित्व भूल गए। नहीं, उनको जानना चाहिए ना भाई। जब डॉक्टर बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके पास कोई आता है तो उसका इलाज कीजिए, बाद में पूछिए कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि क्या है। नहीं तो उसको तो ये बात पता होनी चाहिए ना कि कोई सिक्का को हम पहले पुरातत्व विभाग को सौंपे, उसके बाद साधारण सिक्का होता तो गला देता उसको सोना से ना मतलब था। रुके एक बात नहीं, सोना से मतलब था, उसको सोना पर लिखा हुआ चीज से था मतलब हम लोगों को था। तो एक इतिहासकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि ऐतिहासिक चीजों को गला देते। उसको ये भी पता नहीं था कि गला देता, ठीक है माना कि गलती में तो गलती कर लिया बहुत बड़ा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। ठीक है, चलिए अब आप कहिएगा सर क्या रखा हुआ है उस सोना में। ठीक है, ये तो मूर्खता वाली बात है, ये तो कोई मूर्खता वाली बात है। मतलब इसका मतलब आपको इतिहास का ज्ञान 0/0 है, इसका मतलब आप बकलोल हैं, आप एकदम साबित हो जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि वो सिक्का था सिर्फ, तो आप भी वारेन हेस्टिंग की तरह ही बनबोका ही हैं। हाँ, क्योंकि वह सिक्का नहीं था, वह ज्ञान का स्रोत था। आप ऐसा ज्ञान का स्रोत, इससे क्या मतलब है हमको? अरे भाई आप किस देश में रहते हैं? आपको कहेंगे प्रभावा का नाम क्या था, प्रभावा के नाम से कौन मतलब है हमारा, बाबा के नाम से कौन मतलब है? आप ऐसा कौन आदमी हो सकता है भाई? आप तो महानो आदमी का इतिहास का। हाँ, भले हमको प्रभावा का नाम याद नहीं है, मगर जरूरी पड़ेगा तो याद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि प्रभावा से ही आपके बाबा आए थे, बाबा से ही आपके पिताजी आए थे, पिताजी से ही आप आए हैं। तो उस जड़ को भूल जाना क्या उचित है? नहीं। तो उसी प्रकार से इतिहास हमारे देश का आईना होता है। इतिहास क्या होता है? आईना होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग, बड़ा बतियाते हो। तो यह सिक्का नहीं था, हमारा इतिहास था, जिसको वारेन हेस्टिंग्स जो था ना, वो सिंपल सिक्का समझ के कर दिया। निर्देशक क्या किसको दे दिया? क्या नाम था उसका अभी क्या? हाँ, क्या कंपनी का निर्देशक को दे दिया, और कंपनी का निर्देशक भी उसको कुछ महत्व नहीं समझा, उसको साधारण सिक्का समझ के गला दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? नीति कथाएं का नाम जब भी आता है तो भारत का नाम पहले आता है। इसके बारे में लेखक कैसे बताइए। तो लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हुई है। किधर से प्रवाहित हुई है? नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई है। पूर्व माने कथी? एशिया महादेश। पूर्व माने अब पश्चिम माने, ऐसे समझ लो, पूर्व माने इंडिया,
अब पश्चिम माने यूरोप माने कि इंग्लैंड, ठीक है। पूरब माने इंडिया, अब पश्चिम माने, तो ज्ञान किने से किने गया है? पूरब से पश्चिम की ओर कि पश्चिम से पूरब की ओर? जितना नीति कथा है, नीति धर्म उर्म है, सब कहाँ से गया है? भारत से गया है यूरोप में। यूरोप से भारत में नहीं आया है। यूरोप में कथी रखा से भारत में आएगा? ज्ञान हो, सोना हो, चांदी हो, सभ्यता संस्कृति हो, किधर गया है? भारत। कहाँ से कौन सीखेगा ये बताइए? यूरोप से हम सीखेंगे कि यूरोप हमसे सीखेगा? मगर अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग यूरोप से सीख रहे हैं। नहीं बुझा रहा है आप लोग को? अगर आप इंडिया से सीखते तो अभी धोती कुर्ता पहन के रहते हम लोग। कहीं ना कहीं उसमें हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी। और आज हम लोग जितना रंग का कपड़ा पहनते हैं, चाहे जितना हेयर स्टाइल बनाते हैं, वो कहाँ इंडिया का सभ्यता है? सब यूरोप का सभ्यता है, विदेशी सभ्यता है सब। तो आज तो हम लोग विदेशी बनते जा रहे हैं। अब इसी में हम लोग अब इसको आप लोग क्या करिए, विकास कह लीजिए, चाहे कोई आदमी उसको अविकास कह ले, दुर्गति कह ले, मगर कर तो हम लोग यही रहे हैं। अभी हम लोग किसका नकल करते हैं बताइए? अभी आपको कहेंगे जो आपके पास खूब पैसा धन दौलत हो जाए, करोड़ रुपया, तो आप क्या पहनिएगा? तो कहिएगा जो यूरोप में लोग पहनता है वही पहनेंगे हम भी, जो यूरोप में लोग खाता है वही खाएंगे हम भी, जो यूरोप में कार में घूमता है वही कार में घूमेंगे हम भी, जो यूरोप में मोबाइल चलाता है वही मोबाइल चलाएंगे हम भी। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? आप कहिएगा कि हमारे पास बाबा जो करते तो वो करेंगे हम भी? नहीं नहीं कहिएगा आप, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो ये बताइए नीति कथा किधर से किधर प्रभावित हुआ है? पूर्व से पश्चिम की ओर। भारत में प्राचीन कहावतें, दंत कथाओं, बौद्ध धर्म की माने जाने वाले तरह तरह की समस्याओं का समाधान है। उसमें लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दर्शक प्लेटो ने वो कहावत है शुरू में, शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा। यह कहावत यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रिटलस में मिलती है। क्रिटलस, प्लेटो साहब किताब लिखे थे क्रिटलस, उस किताब में मिलती है क्या कहावत, शेर की खाल में गधा। और यह संस्कृत यूनानी कथा नीति में भी लिखी गई है। मतलब कि भारत के ही कथा से ये चुराया गया है। तो बताइए कि भारत के जो कथा में कहावत उहावत था, वो कहावत उहावत कहाँ मिलता है? अब इंग्लैंड के किताब सब मिलता है, प्राचीन किताब में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लोग चोरी की के लिए गया था, यहाँ से वहाँ से। चोरी करने का मतलब नहीं कहिए, ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करके गया था वहाँ पे, है ना। तो मतलब ज्ञान का प्रवाह किधर से हुआ था? पूरब से पश्चिम की ओर हुआ था। कौन ज्ञान था? दंत कथाएं, कहावत, नीति, ये सब नीति न हुआ। ऐसा बोलते हैं शेर के खाल में गधा, इसका कई गो मीनिंग निकलता है पता है? ये कहावत है, ये वाक्य नहीं है। क्या है? कहावत है। इसका बहुत मीनिंग निकलता है। हम तुमको बोलेंगे तू शेर के खाल में गधा है, इसका मतलब 2-3 को निकलेगा। तू देखने में लगता है बहुत तेज है, बहुत बुर्बक, ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है तू देखने में लगता है अमीर है, बहुत गरीब। इसका मतलब ये हो सकता है कि तू देखने में लगता है बहादुर मगर है बड़ा कमजोर, नहीं हो सकता है। इसका एक मतलब है, कहावत का मतलब बहुत होता है, बहुत सारा मतलब होता है उसका। चलिए, तो उस कहावत को कहाँ से ले गया था? इंडिया से। कहाँ ले गया था? यूरोप। अगला कुछ देखिए क्या है। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंधों के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिए हैं? सुनो, भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश। तो क्या भारत का संबंध व्यापार यूरोप से था? कैसा बात करते हैं भाई, आप नहीं पढ़े हैं इतिहास को? अब भारत यूरोप से व्यापार नहीं करता था? व्यापार नहीं करता था, गुलाम कैसे बनता रहे बेहुदा? पहले व्यापार हुआ था, पहले व्यापार न हुआ था। व्यापारी बन के ना अंग्रेज सब आए थे यहाँ पे। पहले तो कौन आए थे? वास्को डी गामा। भटकते भटकते चले आए थे कलकत्ता के कालीकट नामक बंदरगाह पर। आए कलकत्ता पे, जब कलकत्ता में आ गए वहाँ से तो देखते देखते पूरा यूरोप के व्यापारी से टपक गए। यूरोप के व्यापारी आए थे यहाँ पे, वैश्वीकरण देखिए कभी कभी हो गया यहाँ पे, वहाँ पे हो गया औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कारण के सामान का उत्पादन ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे बेचने चले आए। फिर कच्चा माल चाहिए था, तो बाजारों चाहिए, कच्चा माल चाहिए, उसके उपलब्धता में चले आए, उपनिवेश बना लिए, तो उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। नहीं पढ़े इतिहास तो तुरंत पढ़ के आ रहे हो। तो व्यापार था,
कहाँ से? भारत का व्यापार होता था किससे? यूरोप से। तो वह व्यापार के बारे में थोड़ा बताना है। क्या मैक्स मुलर साहब ने कुछ बताया है? तो बताया है, उसी चीज़ों को हम लोग को लिखना है यहाँ पे। तो क्या बताया सुनिए। लेखक के अनुसार असंदिग्ध रूप में से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इन संस्कृत शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिविल सेवा से अन्य देशों से नहीं लाई जा सकती। ऐसे ऐतिहासिक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 10वीं 11वीं सदी में ही भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। देखिए, जितना महत्वपूर्ण चीज़ सब था, चाहे मोर का पंख हो, चाहे हाथी का दांत हो, चाहे बाघ का खाल हो, ये सब कहाँ से आता था? भारत से गया था यूरोप में। और यहाँ के जो भी चीज़ था ना इम्पोर्टेंट, वो वहाँ पे सजावट के तौर पे रखा गया, अभी भी है वहाँ पे। और इतिहास गवाह है कि यह जो व्यापारिक संबंध था, ये आज नहीं 11वीं 12वीं शताब्दी में ही हो रहा था। बताइए, मतलब प्राचीन काल से ही जब वास्को डी गामा यहाँ पे नहीं आया था ना, तभी से भी यूरोप से व्यापार हो रहा था अपने भारत से। समझ रहे हैं? कौन कौन देश से हो रहा था, उस देश का नाम भी बताया गया है यहाँ पे। कौन कौन देश का नाम बताया है? इस देश का नाम है सीरिया और फिलिस्तीन। क्या नाम है? सीरिया और फिलिस्तीन से व्यापार होता था। किसका? भारत का। कौन बताया है? मैक्स मुलर साहब। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है? देखिए, लेखक युवा अंग्रेज अधिकारियों को यह बता रहे थे कि देखो, तुम लोग सिविल सेवा में चयनित हुए हो, भारत के ग्राम पंचायत में जाकर पता करो वहाँ पर कैसे राजनीतिक इकाइयाँ हैं। वहाँ पे प्राचीन युग से ही कानून का एक विशाल रूप मिलेगा, पुरातन रूप मिलेगा। यहाँ पर विशेष प्रकार के समझने की ज़रूरत है तुमको। वहाँ से जाकर भारत के गांव में जाओ, वहाँ पर जाकर उनके ग्राम पंचायती का जो व्यवस्था उसका उनका ज्ञान प्राप्त करो कि कैसे मुखिया, कैसे पंच, कैसे सरपंच लोग कैसे गांव को चलाते हैं, उसका अध्ययन करो। वही अध्ययन तुम्हारे लिए का लाभदायक होगा। कौन कहे? मैक्स मुलर। किसको कह रहे थे? अंग्रेज युवा अधिकारियों को, जो चयनित थे, यहाँ पे आ रहे हैं, उनको भाषण लेकर समझा रहे हैं कि भारत को जानना है, भारत की राजनीति को समझना है, तो कहाँ जाओ? गाँव में जाओ। गाँव में जाकर पंचायती राज को देखो वहाँ पे, क्योंकि प्राचीन काल में ही हमारे यहाँ कौन राज था? पंचायती राज। कैसा राज था? पंचायती राज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? अरे भाई, धर्मों की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा महत्व है। क्या है? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आज न हुआ है, आदि काल में भी भारत में कई धर्म रहता था। धर्मनिरपेक्ष तब जब संविधान लागू हुआ तब ना धर्मनिरपेक्ष हुआ, 1950 के बाद ना। उससे पहले भी भारत में कई धर्म के लोग रहता था। समझिए, देखिए, भारत प्राचीन काल से धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म के कौन बनाने वाले थे? बौद्ध धर्म के रचयिता कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? का भारत में हुआ था ना? भारत के गया जिला में हुआ था। है किसका? भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध कौन धर्म बनाए थे? बौद्ध धर्म, जो पूरा विश्व में चलता है। वो धर्म कहाँ बना? कहाँ पैदा हुआ? बिहार में, भारत में। है जैन धर्म कौन स्थापना किया? जैन धर्म का स्थापना महावीर ने। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। क्या समझ रहे हैं? हिंदू धर्म का, सनातन धर्म भारत में, वैदिक धर्म भारत में, इस्लाम धर्म का उत्पत्ति भी भारत में हुआ था। तो देखिएगा, तो इसका प्रमाण तो नहीं बताएंगे हम। अधिकांश धर्म कहाँ से पैदा लिया है? तो अधिकांश जितना भी धर्म है ना, अधिकांशता उसमें से भारत में ही पैदा लिया, भारत में ही विकसित हुआ। तो धर्म का केंद्र कौन हो गया? भारत। देखिए, यहाँ पर वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म का जन्मभूमि है। पारसी का जो धर्म है ना, जथु क्या नाम था उसका? जरथुष्ट। उसका भी शरणस्थली भारत ही है। जब पारसी लोग परेशान हुआ था तो उसको शरण देने वाला कौन आदमी था? भारत ही था। भारत किसको शरण नहीं दिया है? सब धर्म को पाला पोसा है। सब धर्म, आज कितना भी धर्म है, सबसे बड़ा धर्म कौन है अभी बताइए तो? सबसे बड़ा धर्म
इस विश्व में सबसे ज्यादा धर्म के व्यक्ति कौन है? कौन धर्म के व्यक्ति हैं? नहीं पता आप लोग को? ईसाई धर्म सबसे ज्यादा धर्म है, ईसाई धर्म पूरे विश्व में। और उसको भी पालने पोसने वाला काम किया था भारत। जरतुष्ट धर्म जो पारसी धर्म है उसको भी भारत ने पाला था। अब बौद्ध धर्म जैन धर्म का जन्मे हुआ था भारत से, समझ रहे हैं? तो ऐसा देश है भारत, समझते हैं? जन्म धर्म का केंद्र रहा है। देखिए तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र है, विश्व में अगर स्थान है भारत का तो धार्मिक क्षेत्र में सबसे ऊपर है। धर्म के स्थान में अगर धर्म के मामले में कहिएगा कि सबसे बेस्ट देश कौन है जहाँ पे धर्म सब विकसित हुआ, जन्म लिया, तो वह नंबर 1 पे कौन आएगा? भारत में ही धर्म सबसे ज़्यादा जन्म लिया है, सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। ठीक है, ये सब कौन बता रहे हैं? मैक्स मुलर बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं समझ रहे हैं ना? भाषण दे रहे हैं, वही किताब लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना? उसी में लिखा हुआ पाठ में। क्या प्रश्न है जी? देखिए देख लेते हैं। देखिए भारत किस तरह के अतीत और सुदूर के भविष्य को जोड़ता है। ये देखो, ये भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन से सुदूर भविष्य के बीच में खड़ा पाएंगे। भारत में प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक तुम देख सकते हो, हर चीज मिलेगा तुमको। आपको ऐसा ऐसा अवसर मिलेगा भारत में जो पुराना से पुराना चीज और नया से नया चीज आपको मिल जाएगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संसद में ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, किसी भी मामले को अगर सीखना है, सीखने को कोई बात है तो वह भारत में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं, नया नया चीज का आविष्कार करते हैं। तो भारत क्या है? अगर पूरा दुनिया, ये देखो पूरा दुनिया अगर देश है, एक देश, तो भारत उसका लेबोरेटरी है। क्या है? प्रयोगशाला है। पूछेगा भारत एक प्रयोगशाला है, किसने कहा था? भारत जैसा प्रयोगशाला विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, समझ गए? प्रयोग करना है तो भारत में से जाइए। जिस चीज के बारे में प्रयोग करना है, जिस चीज के बारे में पढ़ना है, भारत में आइए। समझ रहे हैं ना? चलिए, आज के बाद आपको गर्व होगा कि हम भारतीय हैं, है ना? इतना बड़ाई सुने तो भारत के कई आए तक, वो विदेशी के मुंह से, मैक्स मुलर के मुंह से। आप जवाब के बोल हम रहे हैं, शब्द मैक्स मुलर का है। समझ रहे हैं ना? अगला है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता का और महत्व को बताया है? बताइए, बताइए तो संस्कृत की सबसे पहली विशेषता क्या है? कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सबसे पहली विशेषता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। सबसे पुराना भाषा कौन है? संस्कृत। ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठती है, तत्काल ही लोगों के एक प्रकाश और गर्मी सा एहसास होने लगता है, और इसी से भाषाओं की पारंपरिक संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। निश्चित ही संस्कृत इन सभी भाषाओं का अग्रजा है, मतलब कि जन्म देने वाला माँ है। संस्कृत दुनिया में जितनी भाषाएं हैं ना, उस सब की माँ है संस्कृत, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत। और संस्कृत का जन्म अगर देखा जाए तो भारत में हम लोग को मिलेगा। मतलब भारत में जो भाषा है संस्कृत, वो पूरा विश्व के भाषा का माँ है, वहीं से जन्म लिया। और भाषा ग्रीक भाषा सबसे प्राचीन मानी जाती है, उससे भी प्राचीन है संस्कृत भाषा। समझ गए? चलिए, लेखक ये बात को बताए हैं। अगला प्रश्न है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक बताते हैं, किसी भी देश या राज्य की प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम भाषा की प्राचीनता को जानें। देखो, तुम भारत को जानना चाहते हो ना, तो पहले भारत की भाषा को समझोगे तब ना भारत को जानोगे। भारत की भाषा कौन है? संस्कृत है। तो अगर तुम जानते हो कि भारत की संस्कृति को जाने, तो संस्कृत को जानो पहले। संस्कृत पढ़ लोगे तो प्राचीन भाषा है, तो तब तुम भारत को जान पाओगे। जब तक संस्कृत नहीं पढ़ोगे तब तक तुम भारत को नहीं जान पाओगे। उसी तरह से देखिए, कोई भी देश में जाइएगा तो भाषा ही उसको सीखने का सबसे बड़ा चीज होता है। भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन को समझ सकते हैं, संस्कृति को समझ सकते हैं। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन सभी भाषाओं को समझने के लिए संस्कृत को समझना पड़ेगा। मतलब भाषा के बिना आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भाषा को सीखने जाते हैं तो आपको पीछे हटकर संस्कृत को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जितनी भी जातियाँ हुई हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग हो गई। हिंदू अलग हो गया, ग्रीक अलग हो गया, यूनानी अलग हो गया,
बट एक चीज़ से हम सीख सकते हैं वह है संस्कृत। अतीत का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आर्य लोग थे ना, हमारे आर्य लोग, हमारे पूर्वज कौन थे? आर्य लोग। हम लोग कहा था कि हम लोग जो हमारे लोग माता पिता थे वो आर्य थे। आर्य संस्कृत में ही बातचीत करते थे, पता है आपको? वो हमारे जो परबाबा जो थे ना, परबाबा लोग जो थे, वो लोग हिंदी थोड़ी ना पढ़ते थे, वो संस्कृति में बातचीत करते थे। संस्कृत से कन्वर्ट करते हम लोग हिंदी में आ गए। हिंदी से भोजपुरी जितना भाषा सब निकल गया वो है सब। मगर सबसे पहले कौन भाषा बोलते थे लोग? संस्कृत। अब धीरे धीरे अंग्रेजी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं हम लोग। अब अधिकांश चीज़ में अंग्रेजी घुस गया है। रहने देते हैं ज़्यादा